शुभ संध्या बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल GSS एजुकेशन पे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था भाषा, व्याकरण और स्वर के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं व्यंजन के बारे में। क्या है व्यंजन, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। आइए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अभी हमने पिछले कक्षा में अध्याय में पढ़ा था स्वर के बारे में। ध्वनि की वो मूल इकाई जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। अब हम यहाँ व्यंजन के बारे में देख रहे हैं। स्वर वर्णों की सहायता से मतलब ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने में, जिनको बोलने में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उसे हम व्यंजन कहते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे क, ख, च, प, फ इत्यादि। ये सब व्यंजन वर्ण हैं। आइए देखते हैं व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब ये क्या है, इसके अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन? क, च, ट, त, प ये अलग अलग वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। एक क वर्ग, एक च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व इनकी संख्या 4 होती है। इन चारों को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और श, श, स, ह ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हम आगे देखेंगे ये जो 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के, इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग ये 5 वर्ण होते हैं जिन्हें हम क वर्ग के अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर आप देख पा रहे होंगे च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ ये 5 व्यंजन च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर आप ट वर्ग देख रहे हैं। ट, थ, ड, ढ, ण ये 5 व्यंजन ट वर्ग के अंतर्गत होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे त वर्ग लिखा है। त वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं और ये 5 हैं त, थ, द, ध, न। ये 5 व्यंजन त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प वर्ग लिखा हुआ है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये 5 व्यंजन प वर्ग में आते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो स्पर्श व्यंजन थे वो 5 वर्गों में बटे थे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और प्रत्येक वर्गों में 5-5 व्यंजन हुए। यानी यहाँ पे टोटल जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या मिली हमें 25। 5 × 5 = 25। अगर हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो होती है 25। अब फिर आपने देखा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और वो चारों होते हैं य, र, ल और व। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 और ये चारों व्यंजन है श, श, स, ह। अब इनके अलावा अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, स्पर्श व्यंजन को, अंतःस्थ व्यंजन को और ऊष्म व्यंजन को, तो 25, 4, 29, 4, 33 यानी व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो 33 मतलब 33 व्यंजन होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने तो 36 व्यंजन पढ़े हैं, तो बाकी के 3 कहाँ गए? वो 3 व्यंजन नहीं होते हैं, व्यंजन के ही पार्ट होते हैं। क्या है आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे संयुक्ताक्षर। ये क्या है? संयुक्त धन अक्षर। संयुक्त माने मिला करके, संयुक्त करके बनाए गए अक्षरों को हम
संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो वो कौन कौन से संयुक्ताक्षर है, कितने हैं, उनकी संख्या क्या है और वो कैसे बने हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्ष। बचपन में हम गलत उच्चारण करते हैं, कुछ कमियों के कारण, अधूरी जानकारी के कारण हम इसको छ बोलते हैं, छतरी वाला छ, जो कि अशुद्ध है। हमें शुद्ध रूप से बोलना पड़ता है क्ष। कैसे आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है क, ये आधा क है, अर्ध क कह सकते हैं। इसके नीचे आप देखिए हलंत लगा हुआ है। सारे व्यंजनों के नीचे हलंत होता है। आप यहाँ पे जो व्यंजन देख रहे हैं क, ख, ग, घ, ङ, इन सभी व्यंजनों में अ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने पढ़ा भी है, स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इस तरह से, इसमें जब अ जुड़ता है तो ये बनता है क। इसी तरह से जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनमें अ स्वर जुड़ा होता है। आप मात्रा जब पढ़ते हो तो आ की मात्रा खड़ी पाई, छोटी की मात्रा पीछे से पाई, ऊपर से उड़ाई, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, लेकिन अ की मात्रा आपको कहीं बताई नहीं जाती है, क्योंकि अ की जो मात्रा होती है वो सारे व्यंजनों में शामिल रहती है। जितने व्यंजन आप देख रहे हैं क से लेकर म तक और बाकी जो संयुक्ताक्षर हैं उन सब में आपका अ जुड़ा होता है। इसीलिए तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो संयुक्ताक्षर में पहला अक्षर आपको दिखाई दे रहा है छ, जिसको हम क्ष कहते हैं। आधा क, आधा श, आधा अ, इनको मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं तो ये होता है क्ष। शुद्ध उच्चारण करना सीखने का हम प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास जानकारी कम है, अधूरी है या हमें उचित जानकारी नहीं है तो हम अब से प्रयास करेंगे कि इसे हम छ न बोले, छतरी छ न बोले, बल्कि हम क्ष बोले। ये क्ष है। फिर नीचे आप यहाँ देख पा रहे होंगे त्र। इसमें अर्ध त, अर्ध र और अ, त र अ को मिला के बना त्र। फिर जिसे हम ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञानी बाबा, ये ज्ञ नहीं होता है, ज्ञ होता है। आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये बना कैसे है। आधा ज, आधा इ, आधा अ, सॉरी पूरा अ, ज, इ और अ को मिला के बना ज्ञ, जिसे हम ज्ञ बोलते हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप से क्या है, ज्ञ। फिर नीचे आप देख रहे होंगे स्र, जिसे हम श्रृंगार वाला स्र कहते हैं। इसमें श, र, अ, इन तीनों वर्णों को मिला करके बनाया गया स्र। यानी ये चार क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये चार वर्ण जो हैं संयुक्ताक्षर की श्रेणी में आते हैं। अब आप नीचे साइड में देख रहे होंगे लिखा है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये क्या है उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनकी संख्या 2 है। ये लिखा है ड़, डलिया ड के नीचे बिंदी लगाया गया है, ड के नीचे बिंदी लगाया गया है, इसको हम शुद्ध रूप से बोलते हैं ड़। 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हमें अधिक कन्फ्यूजन होती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इनका उच्चारण कैसे करें हम। ये अंगा, अंगा, ड, ड़ और यहाँ पे ण, नासिका से बोलना है ण, अंग, ड, ण और ण। फिर आप ड़ के बाद देखेंगे जो दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन है वो है ढ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसे हम ढ कहते हैं। इसी ढ के नीचे बिंदी यहाँ पे लगाया गया है, ये हो गया ढ। इनका प्रयोग आप देखे होंगे शब्दों में होता है इस तरह से। इसको हम पढ़ते हैं सड़क, और ये हो गया आपका पढ़। तो ये ड़ और ये ढ, ये दोनों हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आपने देखा व्यंजन 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग, क से लेकर प वर्ग, प्रत्येक वर्गों में 5-5 वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन
में 4 वर्ण और उष्म व्यंजन में 4 वर्ण। यहाँ पे आपने देखा संयुक्ताक्षर 4 क्ष, त्र, ज्ञ, स्र और उच्छिप्त व्यंजन ड़ और ढ़। अब आइए देखते हैं हम टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है। टोटल वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमने पहली पाठशाला में पहली कक्षा में पढ़ा पिछले अध्याय में, स्वर 11 अ से लेकर औ तक। फिर उसके बाद अयोगवा जो कि विसर्ग और अनुस्वार से मिलकर बनता है, उनकी संख्या होती है 2। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन में 3 प्रकार के व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। टोटल व्यंजनों की संख्या होती है 33 मतलब 33। संयुक्ताक्षर 4, उच्छिप्त व्यंजन 2। अब इनको हम जोड़ के देखते हैं। टोटल जो हमारे वर्ड होते हैं हिंदी वर्णमाला में, टोटल वर्ड यानी कुल वर्ड होते हैं 52। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। अयोगवाह कितनी है 2। व्यंजन कितने होते हैं 33। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं 4। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं 2। और यदि आपसे पूछा गया कि टोटल वर्ण कितने होते हैं तो 52। इसे आप पूरी तरह से याद रखेंगे, नोट बना लेंगे। एक चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, शिरोरेख। शिरोरेख होता क्या है, इसे हम आम बोलचाल की भाषा में पाई कहते हैं। जब कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क लिखा तो क के ऊपर एक बेड़ी पाई दिया, इसे लोग अपने भाषा में माथा भरना भी कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम होता है शिरोरेख। इसका सही प्रयोग हमें जानना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है य और थ। बहुत सारे बच्चे लिखते वक्त बहुत सारी अशुद्धियाँ करते हैं। इन अशुद्धियों को शुद्ध करने का हम प्रयास करेंगे आपके साथ मिलकर के। जैसे देखिए, हम य लिखते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे य लिख देते हैं और पाई ऐसे दे देते हैं, जिसको हम शिरोरेख बोलते हैं। ये गलत तरीका है। य लिखने का शुद्ध तरीका आपको ये है, इस तरीके से। कुछ लोग थ लिखते हैं तो पाई पूरा ऐसे भर देते हैं, ये भी गलत तरीका है। थ लिखने के लिए ये उचित तरीका है। शिरोरेख का आपको विशेष ध्यान देना होगा। शब्दों को लिखते वक्त भी शिरोरेख को छोड़ देना, ऊपर न लिखना, आधा लिखना, ये गलतियां होती है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। और विशेष बात ये है कि जितने वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो वर्ड हैं उनको लिखने का जो तरीका है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रायः हमसे गलतियां होती रहती है, उसे हम एक बार आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कहाँ कहाँ हमसे गलतियां होती हैं। जैसे ख का लिखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये गलत तरीका है। हम ख को इस प्रकार से लिखेंगे। फिर आप देखते हो थ लिखना, तो थ बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये भी गलत तरीका है। आपको थ इस प्रकार से लिखना है। फिर आप देखते हैं ध और घ, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम एक जैसा लिख पाते हैं, तो इन्हें ध्यान दे के लिखना है घ और ध। ये उचित तरीका है लिखने का, आप इसे ध्यान देंगे। और एक है आपका ब लिखते वक्त बहुत सारे बच्चे ब के अंदर जो पाई देते हैं वो गलत तरीके से देते हैं। कुछ बच्चे इस तरीके से दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये उचित तरीका है। उसी तरह से श लिखते वक्त ये पाई आपको इस तरह से देना है। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार देते हैं, ये गलत तरीका है आपका, ये उचित तरीका है। इन तरीकों को हमें सीखना जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत विशेष बातें हैं जो कि हमारे हिंदी में होने वाले अशुद्धियों को शुद्ध करने का काम करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे। अब आगे हम देखेंगे ये जो वर्ण हैं इनको हम किस प्रकार से उच्चारित करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है इनका उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको बोलने में हमसे प्रायः गलतियां होती रहती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल दे करके, हम बचपन से यही सीखते आते हैं छाता वाला छ, छतरी वाला छ। नहीं, हमें शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। अगर दोनों छ है तो फिर अलग अलग लिखा क्यों गया है? अगर अलग लिखा गया है इसका मतलब है
कि उनका उच्चारण भी अलग तरीके से होगा। आप यहाँ पे 3 तरीके का स बोल देते हैं, छोटा वाला स, बड़ा वाला स, तो एक ही तरीके से बोलना उचित नहीं है। अलग अलग तरीके से लिखा है तो अलग अलग तरीके से बोलना भी होगा। हम इसी के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे।